भाई ये हो गया था कि गलती से हमारी स्लाइड जो है ना वो कुछ गलत चुना गया था, तो हमने फिर से मतलब कि रिकॉर्डिंग को ऑन किया है। देखते हैं क्या होता है अगले। चलिए फिर पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, सब छोटी मोटी समस्या आते जाती रहती है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन कि भारत की अंतरिम सरकार 1947 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। मैं भी बता देना हूँ यहाँ लगे हाथ। इसका आंसर होगा लियाकत अली, ठीक है। और हमने ऑप्शन जो सेट किया था वो गलती से मतलब BCC हो गया था, तो ऑप्शन पर आप लोग कोई नहीं जाएंगे और इसका ऑप्शन हो जाएगा लियाकत अली, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में हमें बोल रहा है केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार MSME मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को क्या नाम दिया गया है। तो नाम वही है, लेकिन दोस्तों उसमें सिर्फ चैंपियन लग गया, ठीक है। चैंपियन लग रहा है। हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। आप लोग देखते जाइएगा। देखिए इसका आंसर हो गया C। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बजट 2026-27 में सरकार ने कुल कितने मुख्य संकल्प या कर्तव्य का निर्धारित किए। कितना कितना रेजुलेशन लेके आया है सरकार। तो 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 रेजुलेशन लेके आया सरकार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बजट 26-27, देखिए केंद्रीय बजट 26-27 है का दूसरा चरण फेज 2 किस तारीख से शुरू हुआ। देखिए बजट की शुरुआत हुआ 28 जनवरी से। बजट की शुरुआत हुआ कितने से, 28 जनवरी से। फिर पहला चरण समाप्त हो गया 13 फरवरी को, खत्म हो गया पहला चरण। दूसरा चरण जो है 9 मार्च से स्टार्ट हुआ, जो कि हमें पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा चरण पूरा पूरा समाप्त हो गया कितना, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को पूरा समाप्त हो गया। 2 अप्रैल को पूरा समाप्त हो गया। तो आंसर हमारा ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट किस महीने तक के लिए आवंटित किया गया। किस महीने तक के। तो देखिए मनरेगा जो है, मनरेगा अभी तक लागू था लेकिन ये जुलाई में समाप्त हो गया। तो जुलाई तक के लिए 30,000 करोड़, जिस दिन से बजट पेश हुआ उस दिन से 30,000 करोड़ जुलाई तक का मतलब उसका अनुमानित राशि था। लेकिन अब फिर अब 1 जुलाई से क्या हो गया कि जी राम जी, उसके बाद जी राम जी जो है वो योजना आ गया। 1 जुलाई से वो प्रभावित है, तो उसके लिए फिर राशि आवंटित की गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जुलाई 2026 तक, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 के अनुसार जी राम जी योजना किस तारीख से शुरू की जाएगी। योजना किस तारीख से शुरू की जाएगी पता है आपको। तो ये योजना चलेगा 1 जुलाई से। कब से चलेगा, 1 जुलाई से, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज का संबंध बजट में मुख्य रूप से किस क्षेत्र से। बहुतों को लगेगा कि भाई पंचायती क्षेत्र से होगा, बहुतों को लगेगा कृषि क्षेत्र से होगा, लेकिन बहुतों को लगेगा ग्रामीण क्षेत्र से होगा, लेकिन कपड़ा क्षेत्र से है इसका संबंध। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, टेक्सटाइल या कपड़ा सेक्टर से संबंधित है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए देश में कितने नए फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे आप लोग बताइए, कितने बनाए जाएंगे। तो इसमें जो है फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान केंद्र कितने बनाए जाएंगे, तो 3 बनाए जाएंगे, ठीक है। 3 बनाए जाएंगे, लेकिन
सात जो है वो 7 जो ट्रायल में है, 7 को जो है उसको फिर से ट्रायल में लाया जाएगा, ठीक है। 3 तो नया बनाया जाएगा, लेकिन 7 को ट्रायल में लाया जाएगा, ट्रायल में लाया जाएगा 7 को, और 3 नया बनाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष में कितने नए जलमार्ग शुरू करने की योजना है। भारत सरकार ने नया राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का योजना शुरू किया है, मतलब सोचा है, और उस स्तर से वो 20 बनाएगा, और अगले 5 वर्ष में वो 20 नए जलमार्ग बनाने का वादा किया है, ठीक है। देखते हैं वादा पूरा होता है कि नहीं। बहुत से वादे कसमें तो गए, बहुत आए, 15 लाख गए, क्या क्या वादा पूरा हुआ, कुछ नहीं पूरा हुआ। देखते हैं ये सब जो देश में अर्थव्यवस्था में सहयोग लाने के लिए सब जलमार्ग वगैरह है, ये सब का वादा क्या पूरा कर पाते हैं, देखते हैं। देखने वाली बात रहेगी अगले 5 साल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट में ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस प्रकार के अर्थव्यवस्था से है, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस तरह के अर्थव्यवस्था से है, तो देखिए ये पर्यावरण आधारित है ग्रीन इकोनॉमी, समुद्र आधारित है ब्लू इकोनॉमी, सब ब्लू इकोनॉमी ये है, और ये जो है ऑरेंज इकोनॉमी ये नवाचार पर आधारित अर्थव्यवस्था है। किस पे, नवाचार पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विज्ञान अवसंरचना के तहत 4 नई टेलीस्कोप सुविधाएं बनेगी, इसमें से कौन सा टेलीस्कोप इस सूची में शामिल नहीं है। अब देखिए 4 टेलीस्कोप सुविधाएं बनेगी, इसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, मतलब 3 को शामिल है, चौथा इसमें शामिल नहीं है। तो आप लोग बताइए, हम तो बता ही दे रहे हैं आंसर। द कॉस्मोस ये शामिल है, हिमालय टेलीस्कोप ये भी शामिल है, नेशनल लॉज टेलीस्कोप ये भी है, लेकिन ये गलत है, ये गलत दे रखा है, ठीक है, ये गलत दे रखा है। और देखते हैं गलत दे रखा है तो है कौन सा, तो एक है COSMOS, कॉस्मोस सेकेंड एक है, कॉस्मोस सेकेंड यही चौथा है, कॉस्मोस सेकेंड प्लेटिनियम ये चौथा है। और इसी प्रकार से 4 अवसंरचना नई टेलीस्कोप के लिए सुविधाएं बनेगी, जिसमें द कॉस्मोस और हिमालयन टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज टेलीस्कोप और कॉस्मोस 2 टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये चारों यहाँ पे हमने दे दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वोत्तर राज्य विकास परियोजना के तहत, पूर्वोत्तर राज्य मतलब पूर्व का 7 राज्य, समझे, के तहत बौद्ध सर्किट की स्थापना 6 राज्यों में की जाएगी, इनमें से कौन कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है। 6 राज्यों में किया जाएगा, ठीक है। तो सूची में शामिल कौन कौन से नहीं है, तो हम बताते हैं आपको। देखिए 6 राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, 6 राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, असम में भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मिजोरम में भी है, ठीक है, और सिक्किम में भी है। चारों में तो है ही, लेकिन ऑप्शन दोस्तों अभी नए नए हैं, तो ऑप्शन लगाने में थोड़ा सा दिक्कतें हो गई, इसलिए हम माफी चाहूंगा, कुछ गलत हो गई, ये ऑप्शन नहीं हो सकता ये आंसर। और ये 4 तो हैं ही, लेकिन 6 राज्यों की बात किया है, तो 2 राज्य और है। 2 राज्य कौन कौन है, तो एक है त्रिपुरा, ठीक है, एक है त्रिपुरा, और फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा है मणिपुर, त्रिपुरा और दूसरा मणिपुर है। तो ये 6 राज्य को मतलब बौद्ध सर्किट की स्थापना के तहत 6 राज्य में की जाएगी। बौद्ध सर्किट का कुछ मतलब
उत्थान के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और ये 6 है। और देखिए इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको याद कर सकते हैं आप। असम MMMST। ठीक है, तो ये सब ट्रिक है जो कि मैं अगली शॉर्ट्स वीडियो में इसका ट्रिक लेकर आऊँगा और बताऊँगा आप लोगों को। तब तक के लिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मत्स्य और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए देश में कितने अमृत सरोवरों का शुद्धिकरण किया जाएगा। अमृत सरोवर का शुद्धिकरण मतलब मत्स्य और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए देश में अमृत सरोवर मतलब कि क्या बोलना क्या चाह रहा है कि ये सब जो जितना था ना, ये काई लगल काई जमल वाला जितना जो अच्छा नहीं था देखने में सुनने में, वो सबको अब साफ सफाई किया जाएगा। इसके तहत हम लोगों को 500 मतलब 500 अमृत सरोवर को शुद्धिकरण किया जाएगा। 500, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ समझाने वाली बात है वहाँ हम लोग समझेंगे, आप भी समझिएगा हम भी समझेंगे। अगर हमसे कोई गलत हो गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि 100% सही हो, लेकिन गलत अगर हो भी जाए तो आप लोग बताइएगा। तो इसके तहत हमें 500 मिला है, शुद्धिकरण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया जाएगा। विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए, प्रबंधन के लिए किस समिति का गठन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ है कि समीक्षा करने का मतलब है कि विदेशी निवेश नियमों को सरल बनाना। ठीक है, सरल बनाना, इजी बनाना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को आसान बनाना है। ठीक है, तो ये सब बात है। और इसके लिए हमें फेमा समीक्षा समिति का गठन किया गया है इसके लिए, जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन का समीक्षा के लिए समिति है। और फेमा का जो फेमा क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से ही आया है। विदेशी मुद्रा और विदेशी निवेश, विदेशी लेन देन, ये सबको नियंत्रित करता है कौन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, विदेशी मुद्रा प्रबंधक। तो अब नया जो समिति लेके आया है वो फेमा लेके आया है। ठीक है, फेमा समीक्षा समिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइडों को देश के कितने पर्यटन स्थलों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। अब देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 टूरिस्ट गाइड का मतलब समझते हो, जैसे कि आप लोग अभी जाओगे चिड़ियाघर तो वहां पर आपको घुमाने के लिए मतलब बहुत से बंदे खड़े मिलेंगे कि हाँ सर चलिए इतने इतने पैसे दीजिए और हम आपको घुमाते। लेकिन यहाँ पर सरकार अपना सरकारी टूरिस्ट गाइड को पर्यटन स्थल पर मतलब प्रशिक्षित करने के लिए भेज रहे हैं, जिसमें 10,000 टूरिस्ट गाइडों को देश के लगभग 20 पर्यटन स्थल पर भेजे जाएंगे। और वहां से मतलब कैसे कैसे क्या होगा और नहीं होगा सबको गाइड करने वाला रहेगा 10,000, मतलब 10,000 लोगों को शिक्षण वहां से दिया जाएगा, कैसे कैसे क्या करना नहीं करना वहां सिखाया जाएगा। और यहाँ के हर जगह का टूरिस्ट स्थानों पर, जैसे अब ये विदेश भेज रहा है मतलब सबसे बड़ा चीज है इंग्लिश। तो विदेश भेजेगा, वहाँ का कल्चर सीखेगा, फिर अगर फॉरेन लोग यहाँ पर आते हैं तो उसको सिखाएगा, बताएगा कि हाँ ये इधर ऐसे है, ये इधर वैसे है। तो इसके तहत कितने 20 टूरिस्ट स्थान पर भेज रहे हैं 10,000 लोगों को। ठीक है,
तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये डाटा पूछ दिया जाता है, 20 कितने लोगों को कितने टूरिस्ट मतलब प्लेस पर भेजा जा रहा है, तो 20, ये सब डाटा कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो डाटा याद रखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम आने वाला है, तो बजट से तो क्वेश्चन रहेगा ही, तो आप लोग जरूर ये वीडियो देख के जाइएगा। आशा करते हैं कि बजट का क्वेश्चन इससे बाहर एक भी नहीं होगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 एक और लेकर आ रहे हैं, तो इससे बाहर बजट का क्वेश्चन एक भी नहीं जाने दूंगा, इतना तो हमारा वादा है, ठीक है। बाकी देखते हैं, देखते नहीं है, 100% बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, ठीक है। बजट का क्वेश्चन इससे एक भी बाहर नहीं जाने दूंगा, तो नहीं जाने दूंगा। मेघन कुमार का बच्चन है। अब आ जाइए, बजट 2026-27 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कितनी अनुमानित है? कुल कितना है? कुल पूंजीगत व्यय कितना है पता है आपको? देखिए, केंद्रीय बजट में कुल पूंजीगत व्यय 53.3 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। जिसमें सॉरी ये नहीं हो सकता आंसर, पूरा है ये। यहाँ पूंजीगत व्यय पूछ रहा है हमसे, ठीक है। पूंजीगत व्यय जो है वो, पूंजीगत व्यय जो है वो कुल व्यय 53-47 लाख करोड़ है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति जो है वो 36.5 लाख करोड़ है। राजस्व प्राप्ति जो है वो 36.5 लाख करोड़ है, मतलब 36.5, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया पूंजीगत व्यय, यही सब कंफ्यूजन पैदा करता है दोस्तों। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में कितना है पता है आपको? पूंजीगत व्यय में कितना पता है? पता होने वाली बात है कि पूंजीगत व्यय अभी हम लोगों का वहां पर दिया हुआ है, जो बजट के पूरा बजट देखा, बहुत शायद बहुत ज्यादा पेज का था, तो वहां पर 12.21 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय है, ठीक है। पूंजीगत व्यय, कुल व्यय है 53.5 है, कुल बजट है, ठीक है। और राजस्व प्राप्ति है 36.5, ठीक है। उसके बाद है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय जो है वो 12.21 लाख करोड़ है, जो हमसे पूछा है पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये गलती से लग गया था, ये नहीं होगा, डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब याद करने वाली डाटा है, नहीं याद रखिएगा फिर आप लोग फंस जाइएगा। आइए देखिए, देखिए हलवा सेरेमनी जी का आयोजन, हलवा सेरेमनी जिसका आयोजन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यह मुख्य रूप से किस बात का प्रतीक है? हलवा सेरेमनी किया जाता है, ये बजट से पहले होता है, ठीक है। बजट से पहले हलवा सेरेमनी होता है, तो हलवा सेरेमनी होता है बजट की छपाई से पहले होता है, और ये आंसर है, बजट की छपाई से पहले होता है, गोपनीयता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गोपनीयता का प्रतीक है। तो ये हलवा सेरेमनी से पहले होता है और गोपनीयता का प्रतीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अंतरिम सरकार का बजट था, तो लियाकत अली खान। और स्वतंत्र भारत 26 नवंबर 1947 पूछ रहा है यहाँ पर, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किया था? तो आर के षणमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश किया था। बता दीजिए भी कि वे भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कौन? आर के षणमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। यह बजट केवल 7.5 महीनों के लिए था, पहला बजट जो था वो केवल 7.5 महीनों के लिए था, ठीक है। और
अंतरिम सरकार का बजट 1947 में लियाकत अली खान ने पेश किया। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट बता दें कि और भी भाग गया पीछे, और बताते हैं इसके बारे में। पीछे जाने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, हाँ? पीछे जाने का ऑप्शन नहीं। चलिए छोड़िए, देखिए इसको। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार कुल बजट राशि कितनी है? तो ये बताया था 53.5 करोड़ है, सबको पता होगा। क्या, आगे चलते हैं, आगे चलते हुए बात करते हैं कि वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है राजकोषीय घाटा? तो देखिए, अनुमानित क्या है कि जनवरी में हम लोगों को 4.3% अनुमानित किया गया था। ठीक है, तो ओरिजिनल पूछेगा तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, लेकिन वैसे ही फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, तो इसमें फिर ये बढ़ करके 4.4 हो गया। ठीक है, तो कहीं कहीं पर 4.4 है, कहीं कहीं पर 4.3 है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो 4.3 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये कि बजट 26-27 के अनुसार भारत सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत 24% किस चीज से आता है? मतलब सरकार की कमाई में सबसे बड़ा योगदान कहाँ से है? सबसे ज्यादा 24% आता है किससे? किससे? उधार और जो कर्ज दिए हुए हैं ना, उससे आता है 24%। उसके बाद आता है आयकर से। ठीक है, उसके बाद आयकर से आता है, इसमें हम कंफर्म नहीं, आप लोग बताइएगा कि सेकेंड और थर्ड नंबर पर कौन कौन से आता है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर बताइएगा। और फर्स्ट तो है भाई, उधार से आता है। अगला में देखते हैं कि बजट 26-27 की रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा मिला पता आपको? 784,678 करोड़। ये आंसर 784,678 करोड़ रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत भारत में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट किस राज्य में खोली जाएगी? पहली सेमीकंडक्टर यूनिट किस राज्य में खोली जाएगी भाई? तो ये इसका आंसर था गुजरात। गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर यूनिट खोली जाएगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी भाई, ये भी जामनगर गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर होगा जामनगर गुजरात। गुजरात में बहुत चीज लेके भागे हैं मोदी जी इस बार, याद रखिएगा दोस्तों, समझे? हम लोग के लिए तो कुछ है भी ना करे, बिहार उहार में तो कुछ कहवे नहीं किए, बजट के लिए कुछ बातें नहीं हुआ है, स्टूडेंट लोग के लिए भी कुछ बात नहीं हुआ है, समझे? सिर्फ बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे बस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी मार्ट, सी मार्ट पहल मुख्य रूप से किनके लिए शुरू की गई? सी मार्ट पहल किसके लिए शुरू किया गया? तो सी मार्ट पहल जो है वो लाखपति दीदियों के व्यवसाय के लिए शुरू किया गया। क्या? सी मार्ट, लाखपति दीदियों के व्यवसाय के लिए सी मार्ट का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है ना, सबको पता होगा नहीं साहब? आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि शहरों के बेहतर प्लानिंग और मानचित्रण के लिए शुरू की गई सिटी इकोनॉमिक विजन पहल कितनी राशि दी गई? सिटी इकोनॉमिक विजन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया?
तो देखिए शहरों को बेहतर प्लानिंग के लिए देखिए केंद्रीय बजट 26-27 में सड़कों को बेहतर शहरी प्रबंधन योजना और मैपिंग के लिए शुरू किया गया सिटी इकोनॉमिक रीजन। सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों शुरू हुआ? तो सड़क को बेहतर प्रबंधन, शहरी योजना और मैपिंग के लिए शुरू किया गया। ठीक है, तो इसी विजन हेतु ये शुरू किया गया। इसमें 5,000 करोड़ की राशि दिया गया। कितना दिया गया? 5,000 करोड़ की राशि दिया गया इसको मतलब सुदृढ़ीकरण करने के लिए। 5,000 CR 5,000 CR। MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस SME ग्रोथ फंड कितनी राशि के साथ लॉन्च किया गया? तो ये 10,000 करोड़ है इसका आंसर। MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस SME ग्रोथ फंड राशि लॉन्च किया गया जो कि 10,000 है, 10,000 करोड़। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नया आयकर अधिनियम कब से लागू किया जाएगा? नया आयकर अधिनियम है जो दोस्तों हम बता दें आपको कि नया आयकर अधिनियम है वो लागू हो चुका है। और वो लागू हो चुका है तो आपको ये भी बता दें कि कब से लागू हो गया। तो 1 अप्रैल 2026 से वो लागू हो चुका है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये एक्ट पास हुआ था और लागू 1 अप्रैल 2026 से हो गया है। ठीक है, अब पुराने कानून का नाम था क्या? पुराने कानून का नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था वो। ठीक है, एक्ट 1961 का था और अभी एक्ट 2025 का आया है और ये सब मतलब लागू हो चुका है। ठीक है, और लागू हो चुका है सब। देखिए 1961 का पुराना था, 2025 का नया है, लागू 1 अप्रैल 2026 से हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हुए आगे क्या बोल रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ मृदा कॉरिडोर रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में बनाया जाएगा? किसको, किन किन राज्यों में, किन किन यहाँ होना चाहिए था, किन किन राज्यों में बनाया जाएगा? ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ मृदा कॉरिडोर किन किन राज्यों में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर था सी, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, क्या कहा? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनाया जाएगा। ठीक है, और एक लगे हाथ देख लेते हैं दोस्तों कि एक हल्दी कॉरिडोर 26-27 में भी आया है। एक हल्दी कॉरिडोर, टर्मरिक मतलब हल्दी कॉरिडोर। हल्दी कॉरिडोर के तहत आपको हल्दी कॉरिडोर के तहत 4 देश विकसित 4 राज्य में हल्दी कॉरिडोर लगाया जाएगा, जिसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 4 राज्यों में हल्दी कॉरिडोर के तहत इसका जो उद्देश्य है वो हल्दी उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट बढ़ाना, हल्दी उत्पादन को बढ़ाना है। तो हल्दी जो है 4 राज्य में हल्दी कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है और अभी 2026-27 के ही बजट में आया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन में अंतर्देशीय जलमार्गों का हिस्सा वर्ष 2047 तक 6% से बढ़ाकर कितना % करने का लक्ष्य रखा गया है? तो परिवहन में जलमार्गों का हिस्सा मतलब जो गाड़ी से, जो बस से, जो ट्रक उड़क से जाता है ना माल कहीं कहीं, तो उस पर मतलब 2047 तक ये 6 से बढ़ाकर, और जलमार्ग का हिस्सा मतलब जल में अभी जो पड़ रहा है 6% हिस्सा जल का है, तो 6 से 12 मतलब दुगना करने का एक प्रकार से 2047 तक जलमार्ग का हिस्सा को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 6 से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 12। ठीक है, आंसर हो जाएगा 12।
अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये करा है कि मानसिक चिकित्सा के लिए निमहांस 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 है, निमहांस 2.0 के तहत किन शहरों में नए चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे? किन शहरों में नए चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे पता है आपको? निमहांस 2.0 के तहत किस शहर में? नहीं पता है, तो ये रांची और तेजपुर में खोले जाएंगे। ठीक है, निमहांस का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, निमहांस का मुख्य उद्देश्य है भारत में मेंटल हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत करना। ठीक है, निमहांस 2.0 का उद्देश्य है भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इसमें मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट भी और न्यूरोसाइंस रिसर्च सब पर फोकस रहेगा इसका। ठीक है, तो ये भी रांची और तेजपुर में मतलब खोले जाएंगे दो 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 जगहों पर। बाकी बाद में जो आएगा तो हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात होने वाली सामग्री पर टैरिफ 20 से घटाकर कितना किया गया है? बताए दोस्तों, कितना किया गया है 20 से घटाकर? तो 20 से घटाकर 10। व्यक्तिगत इस्तेमाल होने वाले आयात पर 20 से घटाकर 10 किया गया टैरिफ। टैरिफ का मतलब जानते हैं? टैरिफ का मतलब है कि अमेरिका से कोई सामान अगर इंडिया आ रहा है तो उसमें टैरिफ लगता है, और इंडिया से कोई सामान अमेरिका जा रहा है तो उसमें टैरिफ लगता है। टैरिफ अगर मान लीजिए कि अमेरिका का सामान इंडिया आ रहा है तो टैरिफ कितना है? तो टैरिफ है हमारा भारत सरकार उस पर लगाएगी उसके माल पे। ठीक है, तो वो वही टैरिफ की बात है यहाँ पे हो रही है। बाकी बात आ जाइए जल जीवन मिशन के लिए। देखिए, जल जीवन मिशन में आवंटित राशि है 676.70 करोड़, मतलब 67,06,70 करोड़ है। लेकिन जल जीवन बहुत जगहों पर अभी बहुत सारा ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जल जीवन का मतलब कि बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। लोग गड्ढा में घुस घुस के पानियां निकाल रहे हैं। अभी बहुत जल जीवन जो सरकार ने चलाया लेकिन अच्छा नहीं है, समझे? सब जगह पूरी जगह ऑल इंडिया में इसका अप्लाई नहीं हो पाया अभी। राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी ऐसे मिलेंगे, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अभी ऐसे मिलेंगे। तो जल जीवन मिशन सिर्फ कॉपी पर इतना पैसा पास हो गया लेकिन जमीनी स्तर पर ये काम नहीं किया है। ठीक है, इसके तहत कितना मिला है? 67,670 करोड़ रुपए मिला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि क्या बोल रहा है कि शिक्षा के लिए कितनी बजट, शिक्षा के लिए भारत सरकार में सबसे कम बजट पेश किया है। देखिए 139,289 करोड़। ठीक है, ये शिक्षा के लिए बजट है, बहुत कम है। क्या हो पाएगा? शिक्षा स्तर देख ही रहे हैं कितनी है। शिक्षित नहीं रहोगे आजकल, शिक्षित कोई ये रह ही नहीं गया है। लोग सब देख रहे हो कि शिक्षित होकर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा आजकल, क्या ही करें। बेरोजगारी युवा बेरोजगारी है, भटक के मार सब चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा क्षेत्र को राहत देते हुए किस खनिज पर से टैक्स हटा दिया गया है? तो टैक्स हटा दिया है दोस्तों, मोनाजाइट पर से टैक्स हटा दिया गया है। टैक्स हटा दिया, टैक्स टैक्स मोजानाइट से टैक्स हटा दिया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला बजट 1860 किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भारत का पहला बजट 1860 था, वो जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जेम्स विल्सन था कौन भाई? तो जेम्स विल्सन जो था एक एस्टोसिस अर्थशास्त्री थे वो। ठीक है, उन्होंने भारत में पहली बार इनकम टैक्स की शुरुआत भी की थी जेम्स विल्सन ने। उस समय भारत पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का शासन था। अच्छा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं,
अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला बजट 1860 कौन पेश किया? तो जेम्स विल्सन। अंतरिम सरकार का पहला बजट 1947 कौन पेश किया? तो लियाकत अली खां। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 कौन पेश किया? तो आर के शनमुगम शेट्टी। ये सब लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ सब क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये सब जो हमने अभी बताया ये सब एसएससी में ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे हम लोग। जेम्स विल्सन 1860 में पहले प्रस्तुत किया था। ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, क्या थे? अर्थशास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट बता चुका हूं दोस्तों। स्वतंत्र भारत का प्रथम आर के शनमुगम शेट्टी। ठीक है, बता चुका हूं ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है केंद्रीय बजट 26। इस पर कुछ बातें ध्यान देने वाली है, ये देखेंगे। अच्छा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लगातार कैमा है उनका बजट, लगातार वो 9वीं बार बजट पेश कर चुकी है, लेकिन अभी मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड उसने नहीं तोड़ा है। मोरारजी देसाई ने लगभग 10 बार, लगभग नहीं 10 बार मतलब यूनियन बजट पेश कर चुके हैं। कौन? मोरारजी देसाई। अब तक के सबसे बड़ा रिकॉर्ड नाम है किनके ऊपर? मोरारजी देसाई के ऊपर। किनके ऊपर? मोरारजी देसाई। 10 बार। देसाई 10 याद करने का ट्रिक है। देसाई 10 बार यूनियन बजट पेश कर चुके हैं मोरारजी देसाई आपको। ठीक है, निर्मला सीतारमन भी पहुंचिए गए, 9 बार करिए दिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बजट 26 पहली बार किस नए भवन में पेश किया गया? तो कोई नया भवन नहीं था, वो पुराने भवन संसद भवन में पेश किया गया। ठीक है, लेकिन नए भवन में उसको बजट को बनाया गया। कर्तव्य भवन में बनाया गया बजट को। बनाया कहाँ गया? बनाया गया कर्तव्य भवन में। ठीक है, बनाया गया कर्तव्य भवन में, पेश किया गया संसद में ही। ठीक है, कर्तव्य भवन में सिर्फ बनाया गया है उसको, तो इस पर भी कंफ्यूजन नहीं होना है। संसद भवन में हुआ है। अच्छा, बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किस मंत्री ने किया था? तो ये थे 5 बजे पहले बजट पेश होता था शाम को। ठीक है, 5 बजे पीएम में, तो इसको 11 बजे एएम कर दिए। और ये 1999 तक मतलब कि 5 बजे शाम में पेश हुआ, और फिर 11 बजे दिन से कर दिए। यशवंत सिन्हा जी थे उस टाइम यूनियन मिनिस्टर, तो ये मतलब वित्त मंत्रालय, तो उन्होंने 1999 से मतलब 11 बजे दिन में कर दिए, जो कि अभी तक चलते हुए आ रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 26-27 का कुल आकार राशि। कुल राशि तो कितने बार बता चुका हूं, हमने बता चुके हैं ना। कुल राशि कितना है? 53-47 कुल आकार 53-47, मतलब इसको आप बोल सकते हैं 53 साढ़े 53 बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ष 26-27 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा बताया था पिछले वाले में कि 4.3% अनुमानित है। अब 1-8% इधर उधर बढ़ते हुए घटते हुए जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल 4.3% ही अनुमानित है। राजकोषीय घाटा ओरिजिनल 4.3% ही अनुमानित है। और 2025-26 का बात करूं, 25-26 का बात करूं,
तो उस टाइम जो है वो 4.4% था। राजकोषीय घाटा कितना था? 4.4%। लेकिन इस बार 1% कम देखने को मिला है, अब की बार 4.3% है। ठीक है, और रुपया में बोला जाए तो रुपया में लगभग 16.5 के आसपास है राजकोषीय घाटा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि बजट 26-27 के लिए राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? राजस्व घाटा कितना अनुमानित है पता है आपको? राजस्व घाटा 1.5% अनुमानित है। 1.5 मतलब 1.5%, यह राजस्व घाटा है। ठीक है, जीडीपी का 1.5%, जीडीपी का कितना? 1.5%। राजकोषीय घाटा 1.5%। अब आ जाइए कि बजट 26-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा डायरेक्ट, प्राइमरी डायरेक्ट डिफेक्ट कितना है? प्राथमिक घाटा कितना है? प्राथमिक घाटा है 0.7%। प्राथमिक घाटा है 0.7%। कितना है? 0.7%। प्राथमिक घाटा 0.7%। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बताइएगा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खोज खोज के लाए हैं इसको। ठीक है, बहुत जगह से इकट्ठा किए हैं, फिर टाइपिंग की है, फिर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन छोड़िए नहीं, आप लोग पढ़िए, समझे। और देखिए, क्वेश्चन चुनने में बहुत, मतलब टाइपिंग करने में बहुत हाथ दर्द करने लगता है, समझ गए। मेहनत बहुत है। 1 आध घंटा का अभी क्लास होगा, इसके लिए बहुत पीछे का मेहनत बहुत ज़्यादा है। और आप लोग बोर नहीं होइए, पढ़िए, नौकरी लग जाएगा, फिर आप लोग बोर होते रहिएगा, देखिएगा, घूमते फिरते रहिएगा। अरे पढ़िए, देखिए पढ़िए। बजट 26-27 में वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी कितना % अनुमानित है? तो रियल जीडीपी जो है वो 7% अनुमानित किया गया है। कितने %? 7% अनुमानित है रियल जीडीपी। अगले क्वेश्चन में आइए। भारत सरकार की कमाई, आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आय का सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार का कौन सा? उधार से वो कमाता है। बढ़िया, उधार लगाया और उधार से ब्याज वसूली किया और उससे कमाता है अच्छा पैसा। ठीक है, उसके बाद आइए, उधारी के बाद सरकार की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत 21% बोला था ना। क्या है 21%? तो 21% टैक्स से कमाता है। टैक्स लगा के 21% उससे सरकार कमाई कर लेता है, समझे। किससे? आयकर, इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से दूसरा कमाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा 20% कहाँ जाता है? 20% कहाँ जाता है पता है आपको? भारत सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा, खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा 20% कहाँ खर्च होता है? 20% पता है? तो ब्याज भुगतान पर। देखिए, ब्याज ले रहा है सबसे ज्यादा, ब्याज दे भी रहा है सबसे ज्यादा, समझ रहे हो। होशियार है भारत सरकार, होशियार है, होशियार, बहुत होशियार है भारत सरकार। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि बजट 26-27 में रक्षा मंत्रालय को कितने, रक्षा मंत्रालय को मिला है, रक्षा मंत्रालय को मिला है 74,867 करोड़। रक्षा मंत्रालय को 74,867 करोड़ रुपया मिला है। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट कितने दी गई? शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,39,289 करोड़ दिया गया शिक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक है,
आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे है कि जल जीवन मिशन के लिए कितना बजट दिया गया है, तो 67,670 करोड़। कितना? 67,670 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए। उसके बाद पीएम सूर्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो 22,000 करोड़। कितने? 22,000 करोड़। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए कितनी राशि दी गई है, तो भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ का निवेश किया गया है। कितना? 10,000 करोड़। साथी 2.0, साथी 2.0 योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? साथी 2.0 के योजना का संबंध किस क्षेत्र से, तो टेक्सटाइल, TEXTILE, टेक्सटाइल क्षेत्र से। साथी 2.0 टेक्सटाइल क्षेत्र से। उसके बाद आइए, परिवहन में अंतर्देशीय जलमार्ग का हिस्सा 2027 तक 6% से बढ़कर कितने % करने का अनुमान लगाया है सरकार ने, तो 12%। सब क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं। आइए अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रयुक्त चिकित्सा का उन्नयन कहाँ किया जाएगा, तो गुजरात, जामनगर गुजरात। कहाँ किया जाएगा? जामनगर गुजरात। और आगे बढ़ते हैं।